स्वागत है आपके साथ। मैं हूं रीना झा बालियान। प्राइम टाइम डिबेट में आज हम बात करेंगे शहीद के परिवार को कब मिलेगा इंसाफ। मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो। मैं नाम से मरा ये मेरे बेटा, आज उन्होंने सरकार ने मेरे को जमीन अलॉट कर रही हो, आज मेरे को वहाँ से वो लगा दी इन्होंने। जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना। सरकार कहती है कि योजनाएं चल रही है सेना के लिए, शहीदों के परिवार के लिए, लेकिन क्या वो योजनाओं का लाभ शहीदों के परिवारों को मिल रहा है? ये सवाल आज इसलिए उठ रहा है क्योंकि आज एक मां परेशान है, आज एक मां दर-दर की ठोकरें खा रही है, आज एक मां इंसाफ की मांग करती है, लेकिन शायद ये आंसू सरकार को नजर नहीं आते हैं क्योंकि सरकार जो है गहरी नींद में सोई है। सरकार इस मां की ओर देख नहीं रही है। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। देश की इतनी कुर्बानी करी मेरे बेटा ने। शहीद की मां की पुकार। आज मेरे बेटा के उदाव से मेरे को सरकार ने जमीन अलॉट कर रही। हमारी भी सुनो सरकार। बेटे की याद में छलक उठे मां के आंसू। अपने बेटे की मूर्ति बनाऊंगा, यहाँ से मेरे बेटे की यादगार रह जाएंगे। ये नम आंखें एक मां की है, वो मां जिसने अपना लाडला खो दिया, वो मां जिसका बेटा फिर घर लौटकर नहीं आया, वो मां जिसने अपना पूरा जीवन अपने बेटे के नाम कर दिया, लेकिन उस बेटे ने अपने इस देश के लिए सबको हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। आज उस मां की आंखों में आंसू है, मां की आवाज में दर्द है। मैं नाम से मरा ये मेरे बेटा, आज उन्होंने सरकार ने मेरे को जमीन अलॉट कर रही हो, आज मेरे को वहाँ से वो लगा दी इन्होंने। मां मायूस है क्योंकि आज वो बेटा अपनी मां की आंचल से दूर है। टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीर सेना के जांबाज कमांडो सुरजन सिंह की है। सुरजन सिंह साल 2002 में अक्षरधाम मंदिर में हुए आतंकी हमले में गोली लगने से घायल हो गए थे। उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी ने सरकारी खर्च पर उनका इलाज कराया, लेकिन करीब 2 सालों तक कोमा में रहने के बाद वो जिंदगी की जंग हार गए। जांबाज सुरजन सिंह देश के लिए मर मिटे, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए रोता बिलखता परिवार। वो परिवार जो आज भी सुरजन सिंह को याद कर फूट फूट कर रो पड़ता है। अब तक शहीद की मां सुरेशी देवी का दर्द कम नहीं हुआ और इस दर्द पर मरहम लगाने के बजाय और बढ़ाने का काम किया देश प्रदेश की बागडोर संभालने वाली सत्ताधारी पार्टियों ने। खुद ही सुनिए एक मां का दर्द। 2002 माँ बेटा, 2002 माँ हाँ 2002 माँ अक्षरधाम मंदिर में वहाँ गोली लगी। उसने कितने आदमी की जान बचाई, अपने जान पर परवाह नहीं रखी। वह 2 साल वहाँ कोमा में रही। सब 2 बेटे 3 बेटे मेरा लड़का के साथ रही। वह 6 महीने तक वह दिल्ली लाया। जब कुछ उम्मीद नहीं है उसकी बचने की, 6 महीने वहाँ से मार रहे, वहाँ से दिल्ली में खत्म हो मेरे बेटा। उसके बाद सरकार सेना और शहीदों के परिवारों के लिए तमाम योजनाएं चला रही है। अलग अलग तरीकों से शहीद के परिवारों की मदद भी की जाती है, लेकिन आज सुरजन सिंह का परिवार मदद के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। सुरजन सिंह के इलाज के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उनसे गुजरात जाकर मुलाकात की थी और उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित भी किया। इसके बाद राज्य सरकार ने शहीद के परिवार को देहरादून के रायपुर में घर बनाने के लिए जगह भी दी। लंबे अरसे के बाद जब एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के खोने के गम से उभरी तो देहरादून में अपने बाकी बेटों के साथ मकान बनाना शुरू किया।
लेकिन अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अधिकारी कह रहे हैं कि जमीन पर कब्जा किया गया है और निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया। सुरजन सिंह का परिवार चाहता था घर के बाहर उनकी एक मूर्ति लगे और लोग उनके बारे में जाने, लेकिन अब अपना मकान बनवाने के लिए परिवार को सरकार से गुहार लगानी पड़ रही है। अभी हमको थोड़ा ये जमीन मिली थी, हमने उत्तराखंड सरकार से मांगा था, तो यहाँ पर ये 1.5 एकड़ में हमको जमीन मिली थी, लेकिन हमने इसमें कम से कम 10-15 लाख रुपए खर्च कर दिए। सारा पैसा इसमें लैप्स हो गया और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री द्वारा इस निर्माण कार्य को रोका गया। अब हम जो हमारे माननीय हाई कोर्ट के जज साहब हैं, और चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हैं, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हम उनसे विनती करते हैं कि हमारे इस कार्य को आगे बढ़ाएं। वो लगाने के लिए हमें कई कोशिशें की कि जगह मिल जाए तो हम इसको लगा देंगे। अगर ये जगह मिल जाती है तो एक शहीद का सम्मान होगा, जो कि हम अस्थायी रूप से इसका हम निर्माण कर सकें। वहीं जब इस मामले में जिलाधिकारी देहरादून से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अचानक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने शहीद की जमीन को अपना बताकर कोर्ट से स्टे लिया है, लिहाजा अगली तारीख तक प्रशासन भी कोई एक्शन नहीं ले सकता। लेकिन ये जमीन शहीद के परिवार की ही है। बीच में एक जॉइंट इंस्पेक्शन भी करवाया था। जॉइंट इंस्पेक्शन के बाद भी वो मामला रेवेन्यू का मैप और उनके अपनी मैप है, इसलिए दोनों का कहीं पे मिला नहीं हो पा रहा था। सो फाइनली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रेवेन्यू मैप को मानते हुए हमने उसको वहीं पे आइडेंटिफाई करके उनको कब्जा दे दिया गया है। सो उसके अगेंस्ट में ARDA डील ऑनरेबल हाई कोर्ट जाकर उसको स्टे लेके आ रखा है। सो अभी स्टे का अनुपालन है, जैसे कोर्ट में इसका डिसीजन होगा उसके अनुसार कार्रवाई। जिस शहीद को पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद जाकर कीर्ति चक्र से सम्मानित किया था, उसी शहीद के परिवार को केंद्र की ही एक यूनिट की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहीद सुरजन सिंह का परिवार कोर्ट और सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है, जिससे वो अपना घर बना सके और अपनी जिंदगी गुजार सके। लेकिन यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सरकार क्यों सब कुछ देखते हुए भी आंखें मूंदे बैठी है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि आखिर सरकार की तरफ से इस पर कब ध्यान दिया जाता है। HNN 24/7 के लिए देहरादून से विजय मिश्रा की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट ये बताने के लिए काफी है कि आखिर किस तरीके से एक परिवार, शहीद का परिवार, इंसाफ चाहता है, दर-दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन सरकार जो है इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। क्या ये सरकार की संवेदनहीनता नहीं है? इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे पहले आपका इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। महेंद्र भट्ट जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी विधायक हैं। सर बहुत स्वागत है आपका हमारी इस चर्चा में। कांग्रेस से हमारे साथ बलबीर रावत जी जुड़े हुए हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत हमारी इस चर्चा में। शहीद की मां हमारे साथ जुड़ी हैं, सुरेश देवी जी हैं, बहुत स्वागत माता जी आपका हमारी इस चर्चा में। शहीद के भाई हमारे साथ उत्तम सिंह जुड़े हुए हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत हमारी इस चर्चा में। KD सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत हमारी चर्चा में। साथ ही हमारे संवाददाता देहरादून से विजय मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सभी का बहुत स्वागत हमारी इस चर्चा में। रिपोर्ट हमने दिखाई और ये आपने देखा कि किस तरीके से परिवार जो है, शहीद का परिवार, सुरजन सिंह जो शहीद हो गए थे साल 2004 में, 2002 में जिस तरीके से उन्होंने गोलियां खाई और 2 साल तक उनका इलाज चलता रहा, कोमा में वो रहे। लेकिन उसके बाद सरकार की संवेदनहीनता किस तरीके से सामने आई है वो आपने जरूर देख लिया होगा। सवाल कहीं ना कहीं सरकार पर जरूर उठते हैं, इसीलिए सबसे पहले महेंद्र भट्ट जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। आखिर ये क्या हो रहा है? सेना और शहीद के परिवारों को लेकर जो योजनाएं सरकार चलाती है, क्या ये वही योजनाएं हैं? क्या वही लाभ आप लोग दे रहे हैं? क्या यही लाभ सरकार दे रही है? देखिए, पहली बात तो मैं ये कह सकता हूँ कि शहीद की शहादत की और जो सम्मान कम से कम हमारे देश में आज की तारीख में है, वो सम्मान शायद बहुत पहले से अगर दिया जाता तो इस प्रकार की परिस्थितियाँ निर्माण नहीं होती। जहाँ तक इनका प्रकरण है, मैं क्योंकि मेरे क्षेत्र के रानू इनका गांव है और मैं उस की जिस समय शहादत हुई थी मैं उनके घर पे भी गया था और मैं जानता हूं कि उस दौरान सरकार के द्वारा जो हेल्प की जा सकती थी, जो चाहे भारत सेना की तरफ से हो, चाहे राज्य सरकार की तरफ से हो, सारी हेल्प करने का प्रयास किया गया है। निश्चित रूप से सकते हैं महेंद्र भट्ट जी, जरा बता दीजिए प्रयास क्या था वो, क्योंकि आज एक मार हो रही है सर। सरकार को ये आंसू नजर नहीं आते हैं। इनके सामने एक संकट पैदा हुआ है
और ये कोर्ट में मामला जाने से दिक्कतें थोड़ी उत्पन्न हुई हैं और सरकार इसको संज्ञान लेगी निश्चित रूप से, क्योंकि अभी जिलाधिकारी का बयान चाहिए था महेंद्र भट्ट जी, सही जवाब दीजिएगा सर, इनके साथ खड़ी है। क्या इतना समय बीतना चाहिए था? क्या इतना लंबा समय लग जाता है सर? लंबा समय का विषय नहीं है, इनका मकान वहाँ पर है, इनकी मूर्ति वहाँ स्थापित होनी है, जमीन का मैटर है। जमीन का मैटर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कोर्ट में किस आधार पर गई है, जिलाधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है उस संबंध में जो इनके पक्ष में तथ्यात्मक विषय क्या आपको नहीं लगता कि इंसाफ दिलाने में सरकार देरी कर रही है? महेंद्र भट्ट जी, आप समय की बात कर रहे हैं। देखिए, कोर्ट की पद्धति को आप जानते हैं, सरकार की ओर से ठीक है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जमीन का मैटर है और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ संज्ञान में सरकार के है। नहीं, जमीन दिलाने में इतना वक्त क्यों लग गया? जमीन तो उनको मिल गई थी, जमीन दिलाने में काम जरा ये बताइएगा। जमीन देखिए ऐसा जमीन इनको दे दी गई, समय कब मिला था सर? जमीन कब मिली महेंद्र भट्ट जी? जमीन देखिए इतनी पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है कि कब इनको जमीन प्राप्त हुई, लेकिन महेंद्र भट्ट जी जमीन इनको प्राप्त हो गई। सुनिए, शहीद हो जाता जमीन इनको प्राप्त हो गई है, जमीन प्राप्त होने के बाद इनका वहाँ पर इनका कब्जा हुआ है, जमीन पर इनका मकान बनना, मुद्दे की जानकारी नहीं होती है। अजीब बात कर रहे हैं अजीब बात कर रहे हैं सर। रीना जी सुनिए ऐसा सुन रही हूँ सर, मैं आप जो जवाब दे रहे हैं वो भी मैं सुन रही हूँ। देखिए इनको क्या ये जवाब होता है आपका कि आपको पूरे मुद्दे की जानकारी नहीं है? आप सुनना नहीं जा रही हैं सर, मैं सुनना जरूर चाहती हूँ, लेकिन आप प्लीज आंसर तो सही से हम भी इनके साथ हैं, इनसे ज्यादा हितैषी सरकार है। आज सैनिकों का सम्मान जितना भारतीय जनता पार्टी सरकारों में हुआ है किसी सरकार में नहीं हुआ। और आज मैं कह सकता हूँ इनको जो जमीन का प्रकरण है उसको हम हल करने वाले हैं, बहुत जल्दी सरकार के संज्ञान में विषय है, क्योंकि ये आज चैनल का मुद्दा बनाया आपने। शुक्रिया, मैं चैनल को साधुवाद देता हूँ, लेकिन विश्वास रखिए इनके सम्मान में कोई कमी नहीं की जाएगी। वो खुद अपनी आपबीती बताएंगे कि आखिर सरकार किस तरीके से मदद कर रही है। सुरेश जी, हम चाहेंगे कि जरा आप बताएं कि आखिर किस तरीके से सरकार ने मदद के लिए क्या कदम आगे बढ़ाए, क्या मदद मिली सरकार से आप लोगों को? सुरेश जी बोल मां। सरकार ने जमीन दे दी मेरे को, वो सामने देख, रायपुर क्या डोभाल चौक पर दे, मकान बना दे, दो कमरा बना दे वहाँ पर ही। लेकिन उन्होंने मेरे को वहाँ सुप्रीम कोर्ट पर वो दे दे, हाई कोर्ट पर उन्होंने मेरे बंद कर दिया काम। सुरेश जी, हम आपका दर्द समझ सकते हैं, आपका गला भर आ रहा है, आप नहीं बयां कर पा रही हैं अपने इस दर्द को। अब बुढ़े आदमी कहाँ भटकेंगे, अब इतनी उम्र पर कहाँ जाएंगे? जब मेरे को सरकार ने अलॉट कर दिया तो ये लोगों ने क्या कहे मेरे साथ। उत्तम जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जरा बताएं कि किस तरीके से पूरा मामला सामने आया और किस वक्त सरकार ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया? मदद का ये था कि ये हरीश रावत जी की सरकार में ये जमीन पास हो गई थी। जैसे ये जमीन पास हुई तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने उस पर पिलर मार दी। तो जब यहाँ से हमने प्रशासन को बताया कि भाई आपने हमको ज़मीन आवंटन की, इसमें पिलर क्यों मारे, तो उन्होंने कहा कि आप जाके इसमें जेसीबी चला के इन पिलरों को गिरा दो। मैंने पिलर गिराए, उसके बाद मैंने अपने लोहे के पोल उसमें गाड़ दिए। उन्होंने रात में आके वो लोहे के पोल निकाल दिए। उसके बाद 2-3 बार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को नोटिस दिया गया प्रशासन की तरफ से, आप लोग भाई सामने आओ, जो बात सही है उस पर विचार करो। उसके बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बीच में बिल्कुल नहीं आई और उसके तुरंत बाद अभी प्रशासन ने 2 जनवरी 2017 को हमें वहाँ पर ज़मीन आवंटन के लिए बुलाया गया। पूरा प्रशासन साथ में था, 4 पटवारी थे, कानून थे, तहसीलदार साहब थे और इनको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को पहले भी मौका दिया गया था कि अगर आपकी ज़मीन है तो आप इसको सामने लाओ, कागज पुटअप करो, आपका खसरा नंबर है, आपका एरिया कितना है, क्या हुआ। इसमें पहले भी एक दफ़े नाप हुआ था। उस नाप में जब नाप हुआ था तो उसमें क्या हुआ कि गढ़वाली कॉलोनी से नापा गया और उधर किदो वाला साइड में जहाँ पेट्रोल पंप है वहाँ तक नापा गया। लेकिन जब नाप हुआ तो उसमें 5 मीटर एक्स्ट्रा गढ़वाली कॉलोनी की ज़मीन निकली, जो ग्राम समाज की है निकली। तो उन्हें तहसीलदार साहब ने सामने बोले इसमें हमारी ज़मीन एक्स्ट्रा निकल रही है ना। पर लेकिन वो लोग नहीं माने तो प्रशासन ने काफ़ी टाइम, इसमें कम से कम 4 महीना तकरीबन हो गया था। उसके बाद हमने सीधा गृह मंत्रालय को लिखा, गृह मंत्रालय ने सीधा उत्तराखंड चीफ सेक्रेटरी को लिखा, चीफ सेक्रेटरी ने सीधा डीएम को लिखा, डीएम ने एसपी को लिखा, एसपी ने रायपुर थाने को लिखा, रायपुर थाने ने पुलिस बल के साथ में पूरे प्रशासन के साथ में हमको कब्जा दिलाया। तो हमें इसमें 17 जनवरी से हमने इसमें काम शुरू किया था और ये लोग 24 तारीख को स्टे ले आए थे। 24 तारीख को स्टे लिया तो हमने स्टे स्वीकार नहीं किया। हमने कहा हमें प्रशासन ने ज़मीन दी है, हमें प्रशासन से ही स्टे मिलेगा तभी हम ये निर्माण कार्य बंद करेंगे।
उसके बाद तो फिर 26 तारीख को 26 जनवरी हुई थी, 26 जनवरी हुई थी, तो 24 तारीख शाम को ही फिर वो लोग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाले पुलिस लेके आए। पुलिस वाले जब मेरे पास आए, बोला आपको स्टे आ रखा। मैंने कहा साहब स्टे हम आपसे नहीं लेंगे, स्टे लेंगे हम किससे, प्रशासन से। तो उस दिन मैंने स्टे नहीं लिया। फिर 26 तारीख को छुट्टी थी, उसके बाद ये 27 तारीख को तहसीलदार साहब मेरे पास आए, बोला आप इस निर्माण कार्य बंद कर दो। इन्होंने इस पर स्टे ले आए। स्टे लाने के बाद उसमें 21 तारीख को उस पर सुनवाई है, जो कि हाई कोर्ट में है। हाई कोर्ट में है, लेकिन मैंने हाई कोर्ट जज साहब से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, सरकार से ये अनुरोध करता हूँ कि एक शहीद की माँ को इस तरह से मत भटकने दे। 1 साल की कार्रवाई के बाद ये ज़मीन हमको मिली है, बड़ी लंबी कोशिशों के बाद मिली है। ज़मीन आसान से नहीं मिलती है, हर जगह भटकना पड़ता है, कई कार्रवाई होती है, कई कागज अटकते हैं, कागजों की कार्रवाई पूरी करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी इतनी कोशिश के बाद ये ज़मीन मिली थी, लेकिन उन्होंने हमारी इस ज़मीन पे स्टे लगा दिया। अब 21 तारीख को सुनवाई है और मेरी माँ हाई कोर्ट नहीं जा सकती है, वृद्ध है, रास्ते में उल्टी होती है, तबीयत खराब होती है, कई चीज़ें हैं। लेकिन अब यह सरकार से या जज साहब से या माननीय प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप हमारे इस काम को आगे बढ़ाएं और एक शहीद का घर बसाएं। इससे आप हमारे काम में सहयोग दें। ठीक है, बलवीर रावत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है कि मांग यहाँ पर लगातार की जा रही है कि इन्हें इंसाफ मिले, शहीद के परिवार को इंसाफ मिले, लेकिन अभी तक मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में आपकी भी सरकार थी, कांग्रेस का कार्यकाल भी रहा, कांग्रेस ने किस तरीके से कोशिश की? रीना जी, सबसे पहले तो मैं सुरजन सिंह की शहादत को सलाम करता हूँ और पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से मैं सुरजन सिंह के परिवार को संवेदना व्यक्त करता हूँ। जहाँ तक शहीद को इंसाफ और उनको हक देने का प्रश्न है, आज देश को मालूम है इस बात का कि अब न एनडीए की सरकार रह गई, न मोदी जी की सरकार रह गई, ये केवल जुमलों की सरकार है। हरीश रावत जी के नेतृत्व में हमने इस शहीद को, जो 2002 में अक्षरधाम में अपनी जान हथेली पर रखकर उसने हजारों लोगों की जान बचाई और उसके बाद 2003 में वो शहीद हुआ, उसको कीर्ति चक्र दिया गया। मैं समझता हूँ कि उसके परिवार के साथ में पूरी तरह से नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। हम प्रदेश सरकार से, माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से निवेदन करते हैं कि सैनिकों के प्रति थोड़ा सा उदार भावना को बनाएं और हाई कोर्ट में जो ये स्टे है इस पर मजबूत पैरवी करें, ताकि हमारी इस अपनी बहन शहीद की माता जी को इंसाफ मिले और उनको किसी तरह से, साथ ही इस बात की भी जांच की जाए कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने जो एनओसी दिया होगा, राजस्व विभाग ने किस आधार पर इसको अलाउड की है, इनको ज़मीन अलाउड की है, और उसके बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने उस टाइम पर क्यों नहीं ऑब्जेक्शन फाइल किया। और अभी लंबे जब समय बीत गया, उसके बाद इस परिवार को परेशान किया जा रहा है। इसको पूर्व सैनिक किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सैनिकों को सम्मान देने की परंपरा नहीं रही है। हमारे पास कई उदाहरण हैं। अभी कश्मीर में हमारे 4 जवान मारे गए। ठीक है, वापस लौटूंगी आपके पास। विजय मिश्रा, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि जिस तरीके से यहाँ पर सरकार कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से महेंद्र भट्ट जी हमारे यहाँ पर डिबेट में के दौरान भी वो बात कहते हुए नजर आए, ये समझना चाहेंगे कि क्या लेट लतीफ़ी नहीं है, क्योंकि इतना लंबा समय बीत गया, साल 2002 का ये पूरा मामला, उसके बाद अब 2018 तक भी अभी तक इंसाफ नहीं मिला है, तो क्या ये सरकार की संवेदनहीनता नहीं है? जी बिल्कुल, देखिए 2004 से लेकर और अब तक की अगर बात की जाए पूरे मामले को लेकर, तो दोनों ही सरकारें बारी बारी से आई हैं। कांग्रेस भी आई है, बीजेपी भी आई है इससे पहले। हालांकि ये अलग बात है कि त्रिवेंद्र सरकार में आके इन्हें जो अपनी जमीन मिलना था या जो एक हक मिलना था शहीद के परिवार को, वो मिला जरूर, लेकिन उसमें भी फिर अड़चने आ गई, जिसकी वजह से आज एक माँ को सरकारी अधिकारियों के या कहा जाए सरकार की जो ऑफिस है उनके चक्कर काटने पड़ रहे हैं। लेकिन यह सवाल जो है वो दोनों ही सरकारों पर उठता है। अभी खुद कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि हरीश रावत सरकार में जमीन अलॉट कर दी गई थी, लेकिन ये जो जमीन है ये हरीश रावत सरकार में भी सबसे, जब जो सरकार का अंतिम समय था उस समय दी गई, पिछली सरकार के अंतिम समय में। लेकिन
बात की जाए, पिछले हरीश रावत की बात की जाए, विजय बहुगुणा की बात की जाए, या फिर उससे पहले जितने भी जो सरकारें रही हैं, कांग्रेस की भी और बीजेपी की, तमाम सरकारों ने बहुत लंबा समय लगाया है एक परिवार को हक दिलाने में। और आज जब इस परिवार को उसका हक मिला भी है तो वो उसमें भी लगातार जो है अड़चनें सामने आ रही हैं। इसमें एक तो सरकार की तरफ से कहा जाए या जो जिला प्रशासन है उसकी लापरवाही कहा जाए, या फिर एक किस तरीके से देखा जाए, इसमें खुद अंदाजा लगाया जा सकता है। क्योंकि एक परिवार जो है उसे जमीन मिलती है, वो अपना मकान बनाता है और अंडर कंस्ट्रक्शन उसका मकान है, जितना भी पैसा था जो जमा पूंजी थी वो उस मकान में लगा दी गई, और आज उस पर ऑर्डिनेंस जो फैक्ट्री के अधिकारी हैं या कहा जाए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वो स्टे ले आती है नैनीताल हाईकोर्ट से। तो ऐसे में परिवार के सामने डबल चुनौती आ गई, क्योंकि एक तरफ तो उसके पास जमीन नहीं है और जो उसके पास जमा पूंजी थी वो भी वो उस घर में लगा चुका है। तो कहीं ना कहीं देखने के दोनों ही सरकारों की अगर बात की जाए तो इसमें संवेदनहीनता साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ठीक है, केडी सिंह जी, आप किस तरीके से इस पूरे मामले को देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर परिवार जो है दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। सेना में जब एक बेटा जाता है तो अपना परिवार छोड़कर वो देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जब वो शहादत देता है, सरकार उस समय पर भी ये कहती है कि हम यहाँ पर खड़े हैं, सरकार की तरफ से मदद दी जाएगी। लेकिन इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी अभी भी दर-दर की ठोकरें खाने के लिए परिवार मजबूर है। जी हाँ, अभी आप लोगों ने काफ़ी वक्ताओं ने कहा भी जी। इसमें एक ही निष्कर्ष निकलता है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आज 15-16 साल हो गए हैं सुरजन सिंह ने शहादत दी है और उसके बाद भी उनके परिवार को उचित मुआवजा नहीं मिला। इसका एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उनकी शहादत की तौहीन भी है। और हर एक पार्टी, हर एक उसका जो गवर्नमेंट है वो पावर में आई है इधर, तो इसको हम सियासती रंग भी नहीं देंगे, क्योंकि अगर गलतियां हैं तो हर एक पार्टी, हर एक राजनेता, हर एक सियासतदार इसमें बराबर का हिस्सेदार है। बिल्कुल। जहाँ तक ये जो ज़मीन के अलॉटमेंट का सवाल है, एक चीज़ मेरा मानना है कि पिछली सरकार चाहे कांग्रेस की है चाहे अभी बीजेपी की है जी, दोनों शहीदों के प्रति उतने ही समर्पित हैं जैसा कि उनको होना चाहिए। ज़मीन अलॉट की गई, ज़मीन एलोकेशन में अगर कोई विवाद था, अगर डिफेंस डिपार्टमेंट और स्टेट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स में कोई अंतर था, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ उचित ये रहता कि ये ज़मीन इनको अलॉट ही नहीं की जाती। आप देखिएगा, विवादित ज़मीन देकर उन्होंने एक थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये देखना है कि ये विवाद जो था, ये करेक्ट ओहदेदारों को पहले बताया गया कि ये यहाँ पर इसमें डिफेंस डिपार्टमेंट का क्लेम है। अगर डिफेंस का उसमें क्लेम है तो उचित यही रहता कि परिवार को कहीं और ज़मीन दी जाती, और इस पे अभी आप सोच विचार कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। सुरेश्वरी देवी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि जिस तरीके से यहाँ पर इतना लंबा समय बीत गया और आप लोग बार बार चक्कर काट रहे हैं कि आप लोग चाहते कि इंसाफ मिले, लेकिन मिल नहीं रहा है। सरकार की भूमिका को आप किस तरीके से देखती हैं? और जिस तरीके से प्रदेश में भी बीजेपी कांग्रेस की सरकार बारी बारी से आती रही, लेकिन आप लोग भी उम्मीद लगाकर बैठे थे कि शायद यहाँ पर ज़रूर आप लोगों को मदद मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जहाँ पर मेरे को सरकार देंगे, आप मेरे को तो जमीन चाहिए। एक दिन से भटक रही मैं, ये जमीन का पाना। जब सरकार ने मेरे को जमीन अलॉट कर दिया था, अब कहाँ देंगे मेरे को सरकार जमीन? इतना पैसा मैंने वहाँ लगा दिया, अब कहाँ जाऊँगा मैं? अब जमीन की जहाँ पर वो जमीन देंगे, अब उसको सरकार उसका मेरे पैसा वापिस लौट आएंगे। उम्मीद क्या रखती हैं? उम्मीद क्या लगती, उम्मीद अभी क्या लगती था, अभी तो उस 21 तारीख को उनको तो मेरे को तारीख पर वहाँ बुला रही कि 19 तारीख तुम हाई कोर्ट में या हाजिरी भर देना। महेंद्र भट्ट जी, जिस तरीके से सुरेश्वरी देवी कह रही हैं, क्योंकि अब ये पूरा मामला जो है कोर्ट में विचाराधीन है, अब कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे क्या यहाँ पर परिवार को? ये उम्र है मेरे के अब कोर्ट में जाने की। कि पहली बात तो मैं शहीद की माँ को आश्वस्त करता हूँ कि सरकार की ओर से जो भी पहल की जाएगी इनके पक्ष में, वो हम करने का प्रयास करेंगे, चाहे वो सरकारी वकील करना पड़े, चाहे इनके पक्ष के लिए किसी प्रकार की लड़ाई लड़ने पड़े, क्योंकि हम लोग बहुत संवेदनशील है। अभी रावत जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने शहीदों को क्या किया, तो हमको कांग्रेस से इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने सैनिकों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए, शहीदों के लिए क्या किया। मेरा केवल इतना कहना है
कि निश्चित रूप से मैं मेजर साहब की इस बात से सहमत हूँ कि जिस समय पर भूमि का चयन किया जा रहा था बहुत जल्दबाजी में काम किया गया और इसमें निश्चित आवश्यक रूप से मैं चाहूँगा और क्योंकि विधायक होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि मुझे एक स्वयं मुख्यमंत्री को पत्र लिखना पड़ेगा, इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर किस अधिकारी ने बिना सारे रिकॉर्ड देखे हुए आखिर इनको अलॉटमेंट कैसे किया गया। मुख्य विषय यहाँ खड़ा होता है, अगर ऑडियंस की जमीन उसके अंतर्गत आती थी तो निश्चित रूप से इस बात की आज जांच की आवश्यकता है। दूसरी बात, मैं शहीद की माता उनके परिवार को ये भी आश्वस्त करता हूँ कि निश्चित रूप से आपके द्वारा जो विषय जो उनकी शहीद की प्रतिमा लगाने का जो विषय है उसको भी सम्मान दिया जाएगा, निश्चित रूप से उसका भी मान सम्मान रखा जाएगा। ये निश्चित रूप से कोर्ट का मैटर है, थोड़ा कोर्ट में एक बार इसका विषय आ जाए, सरकार की पैरवी दमदारी से होनी, इस बात के मैं भी सहमत हूँ और हम ये प्रयास करेंगे क्योंकि आखिर इनका पैसा उसमें लगा है। पहले तो कोशिश ये रहेगी भाई वही भूमि उसी भूमि पर इनका स्थान रहे, उनकी भूमि है वो, क्योंकि उसका रिकॉर्ड में जैसे कहा गया अभी ज़्यादा स्थान देखा जाए, कोर्ट आखिर न्याय करेगा कि आगे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होती है इसी चर्चा के साथ। प्राण गवाए कुछ याद उन्हें भी कर लो। मैं नाम से मरा है मेरे बेटा, आज उन्होंने सरकार ने मेरे को जमीन अलॉट कर रही हो, आज मेरे को वहाँ से वो लगा दी इन्होंने। जो लौट के घर ना आए। आपका अपना लोकप्रिय न्यूज चैनल HNN 24/7 अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। वार्ड वॉर में आज देखिए निकाय चुनाव से पहले वार्डों का सूरत हाल। आर्यनगर, चंद्रबनी, आर्केडिया ग्रांट 2, लाडपुर, वार्डों की जमीनी हकीकत। जानिए अपने पार्षद के दावे वादे का हाल। आज शाम 6 से 7 बजे वार्ड वॉर में। आपका अपना लोकप्रिय न्यूज चैनल HNN 24/7 अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। वार्ड वॉर में आज देखिए निकाय चुनाव से पहले वार्डों का सूरत हाल। आर्यनगर, चंद्रबनी, आर्केडिया ग्रांट 2, लाडपुर, वार्डों की जमीनी हकीकत। जानिए अपने पार्षद के दावे वादे का हाल। आज शाम 6 से 7 बजे वार्ड वॉर में। आपका अपना लोकप्रिय न्यूज चैनल HNN 24/7 अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। वार्ड वॉर में आज देखिए निकाय चुनाव से पहले वार्डों का सूरत हाल। आर्यनगर, चंद्रबनी, आर्केडिया ग्रांट 2, लाडपुर, वार्डों की जमीनी हकीकत। जानिए अपने पार्षद के दावे वादे का हाल। आज शाम 6 से 7 बजे वार्ड वॉर में। आपका अपना लोकप्रिय न्यूज चैनल HNN 24/7 अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। वार्ड वॉर में आज देखिए निकाय चुनाव से पहले वार्डों का सूरत हाल। आर्यनगर, चंद्रबनी, आर्केडिया ग्रांट 2, लाडपुर, वार्डों की जमीनी हकीकत। जानिए अपने पार्षद के दावे वादे का हाल। आज शाम कुछ याद उन्हें भी कर लो। मैं नाम से मरा है मेरे बेटा, आज उन्होंने सरकार ने मेरे को जमीन अलॉट कर रही हो, आज मेरे को वहाँ से वो लगा दी इन्होंने। जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना। ब्रेक के बाद स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि एक परिवार, एक माँ इंसाफ चाहती है कि जो बेटा गया है, बेटे का दर्द
और बेटे को खोने का दर्द क्या होता है ये माँ समझ रही है। आज ये माँ फूट फूट कर रो रही है, दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है कि सरकार हमारी भी सुन लो। इतना लंबा समय बीत चुका है लेकिन अभी तक कुछ भी सुनवाई नहीं हुई है। सुरेशी जी, मैं एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि महेंद्र भट्ट जी जिस तरीके से बता रहे थे और आश्वस्त वो आपको कर रहे थे कि अब सरकार की तरफ से मदद दी जाएगी, क्या आप आश्वस्त हैं? मैं चाहूँ कि मेरे को मदद दो। मैं भी इतना भटके रही, बुढ़े आदमी कहाँ जाएंगे आप? मैं उनसे हाथ जोड़ कर निवारण कर सकता। मेरे को ये बात जल्दी जल्दी से सुलझाए जाएंगे। महेंद्र भट्ट जी, उम्मीद हम कर रहे हैं कि जो आज शहीद की मां की आंखों में आंसू है, शायद आप उन्हें समझ पाए, महसूस कर सकें। जो दर्द वो बयां करने की कोशिश कर रही हैं। आप कह रहे हैं कि कोर्ट पहुंचना होगा, कैसे ये परिवार कोर्ट पहुंचेगा? देखिए ऐसा है, इनकी माताजी को से मेरा एक निवेदन है कि इनको इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार इनके साथ खड़ी है, कोर्ट का मैटर है, कोर्ट में वकीलों के द्वारा होगा और इनको अगर बहुत समस्या है तो सरकार इनके लिए वकील करे, ऐसा मैं इनको आश्वस्त करता हूं। हम मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे भाई इनकी ओर से, सरकार की ओर से पहले होनी चाहिए, क्योंकि सरकार की त्रुटि, सरकार चाहे किसी पार्टी को सरकार की त्रुटि उस पर निश्चित रूप से सरकार को अपना पक्ष रखना होगा। और वहाँ पर क्योंकि भूमि का जो सीमांकन है वो विवाद है, सीमांकन विवाद, पहली बात तो ये हाई कोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए था, ये रेवेन्यू स्तर पर इसका निपटारा हो जाता तो दिक्कतें नहीं आती। लेकिन मैंने जैसे कहा कि इसकी एक जांच निश्चित रूप से करने की आज आवश्यकता है कि आखिरकार ये हाई कोर्ट तक जाने की परिस्थितियाँ क्यों निर्माण हुई, क्योंकि आखिर एक एजेंसी भारत सरकार की भूमि है, इधर राज्य सरकार की भूमि है, दोनों भूमियों का एक नक्शा है, एक मूल्यांकन होता है। और शुरू में जब ये अलॉटमेंट किया गया, जब मैंने शुरू में कहा कि वहाँ पर बड़ी त्रुटि हुई होगी जो मुझे प्रतीत होता है, और मैं चाहूँगा कि निश्चित रूप से इनको आश्वस्त मैं इस बात से कर रहा हूँ कि जो भी सरकार के द्वारा इनके लिए मदद की जाएगी उसको हम करने का प्रयास करेंगे और इनको आश्वस्त। और मैं एक विषय और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, देखिए न्यायालय में भी तथ्यों के आधार पर और संवेदना के आधार पर भी निर्णय होते हैं, ऐसा नहीं है। अगर इनके नाम अलॉटमेंट है तो कोई भी दूसरी एजेंसी, वो भी सरकार द्वारा अलॉटमेंट इनको किया गया है तो कोई, हाँ अगर कोई अतिक्रमण में इनके द्वारा किया जा रहा है, कोई दूसरा विषय आता तो महेंद्र भट्ट जी, यहाँ पर शहीद का परिवार वो परेशान है, वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, इंसाफ चाहता है और आप लोग कोर्ट के पीछे में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। सर ऐसा क्यों नहीं करते कि कहीं और अलॉट कर दीजिए? उत्तम सिंह जी, उत्तम जी जरा इस बात का जवाब दीजिए, क्या आप आश्वस्त हैं? क्या आप आश्वस्त हैं? इनका पैसा वहाँ लगा हुआ है, इनकी जमीन में काफी पैसा का लगा है, करेंगे उसको। अगर ठीक है, जवाब सुन लेते हैं। उत्तम जी, क्या आप आश्वस्त हैं इससे? कोर्ट के चक्कर काटने के लिए कहा जा रहा है। कोर्ट के चक्कर काटने के लिए तो हम तैयार नहीं जी, क्योंकि हमारी बूढ़ी माँ है और माँ कोर्ट में नहीं जा सकती। देखिए मैंने क्योंकि हीना जी कोर्ट के चक्कर काटने को नहीं कहा, मैंने कहा ये अगर एक निश्चित रूप से मुख्यमंत्री से मैं वार्ता करूंगा कि सरकार की ओर से वकील हो, सरकारी वकील इनकी पैरवी करे, और ऐसा नहीं कि सरकार वकील नहीं कर सकती है, निश्चित रूप से हम उसके प्रयास करेंगे और इनको एक समय सीमा के आधार पर इनको इंसाफ मिले इसका हम प्रयास करेंगे। जहाँ तक दूसरे स्थान में जमीन देने की बात होगी तो सरकार उस निर्णय पर विचार करेगी, कर सकती है। उत्तम जी, अब जहाँ तक ज़मीन का सवाल है, वैसे तो सभी कार्रवाई एकदम सही है। जहाँ तक मेरे संज्ञान में ये है कि कई लोगों का कहना है कि वहाँ पे 6.5 बीघा ज़मीन ग्राम समाज की है, जिसमें से गढ़वाली कॉलोनी का रास्ता बन चुका है और उसमें से हमें 1.5 बीघा ज़मीन हमें मिल चुकी है और अभी और ज़मीन बाकी है। तो जब जहाँ तक संज्ञान में है कि हमें ज़मीन उम्मीद पूरी है मिलने की, क्योंकि अब उन्होंने तो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी, कर ली ऑर्डिनेंस ने, क्योंकि उनको भी रक्षा मंत्रालय ने सौंप रखा है कि आप इस ज़मीन के मालिक हैं आप, जबकि ऑर्डिनेंस की तरफ से वहाँ कोई घेरबार नहीं है। डिफेंस का मतलब होता है पंच भी पर न मारे। उस दिन जब डिफेंस वाले ऑर्डिनेंस वाले वहाँ पर आए थे, मैंने उनको पहले ही बोला था, मैंने कहा आपका एरिया था तो आपने इस एरिया को सील करना था, यहाँ पर एक प्रवेश और निषेध द्वार लिखना था जिसमें एंट्री होती है, सारी सुविधाएं, चाहे रक्षा मंत्रालय का कोई भी विभाग है उसके अंदर सारी सुविधाएं होती है, कैंटीन होती है, आम आदमी अंदर बानिया, वहाँ ठेले वाले भी जा रहे हैं, पता नहीं चला कौन जा रहा है क्या आ रहा, सब अंदर बाहर कर लें। तो इस हिसाब से लग रहा है कि वो ज़मीन उनकी नहीं है, वो केवल कब्जा करने के चक्कर में और अपने कुछ आदमी को दिलाने के चक्कर में, जहाँ तक मेरा अंदेशा है। और ये
पहले ही तारीख में शायद ये मामला सुलझ जाएगा, न भी सुलझेगा तो मैं जज साहब से सरकार से निवेदन ये करता हूँ इसकी पूरी पैरवी करके इसको इस इंसाफ को दिलवाएं और हमें ये जमीन दिलवाएं। ठीक है, केडी सिंह जी क्या सलाह देंगे आप परिवार को? सलाह तो मैं इसमें आपको नहीं दे सकता, इस प्रकार से जहाँ तक कानूनी सलाह तो मैं नहीं दे सकूँगा, बट यस व्यवहारिक सवाल ये है कि जहाँ तक ये ज़मीन है, ये ज़मीन जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने जो इनको दी है ये निर्विवाद होनी चाहिए थी। और जहाँ तक मेरा अभी इसमें सुझाव है और आपके माध्यम से मैं जो भी सही डिपार्टमेंट है, मेरे ख्याल से जो सैनिक कल्याण डिपार्टमेंट है अभी मुख्यमंत्री जी के अंडर ही है और वो भी एक सैनिक परिवार से आते हैं तो उनको भी संवेदना समझ सकते हैं इसकी। और मेरा सुझाव यही है कि इस ज़मीन को आपने जहाँ तक स्टेट का रिकॉर्ड और जो डिफेंस के रिकॉर्ड में सामंजस्य नहीं है ये एक अलग छोड़ दीजिएगा। और इस दुखी परिवार को अगर अभी इतने 16 साल के बाद में भी अगर आपने कुछ राहत देनी है तो दूसरी एक अच्छी जगह में समुचित ज़मीन दे दी जाए। ठीक है बलवीर रावत जी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी कांग्रेस बीजेपी आप दोनों ही पार्टियों ने राज किया प्रदेश में, लेकिन क्या किसी की नज़र इस परिवार की तरफ नहीं गई क्या? देखो रीना जी, ये दरअसल में कोर्ट का मामला काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और लंबा प्रोसेस है। मेरा ये आपके माध्यम से निवेदन सरकार से भी है कि या तो कहीं दूसरी जगह इनको अलाउड करें या उनको लेकिन ये कोर्ट का मामला तो अभी हाल ही में हुआ है ना सर, और क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूँ उत्तम सिंह जी, तो ये कोर्ट का मामला जो है अभी हाल ही में हुआ है जब आपको अलॉट हुआ है। उत्तम सिंह जी जरा करेक्ट कीजिएगा इसे। उत्तम जी, रक्षा मंत्री के माध्यम से इनको इस केस को ट्रांसफर कर सकते हैं, इसमें ये कोई दिक्कत ठीक है। बलवीर जी वापस लौटूंगी। उत्तम जी जरा इस बात का जवाब दीजिए कि जो कोर्ट का पूरा मामला फंस रहा है तो ये अभी अलॉट हुआ है ना, उसके बाद इस तरीके से यहाँ पर कहा गया है। हाँ ये अभी अलॉट हुआ है, जब ये अलॉट तो सरकार ने आदेश किए हैं, एक शहीद को उसको सम्मान देने के लिए कांग्रेस सरकार ने आदेश दिए हैं। अगर वो चूक राजस्व विभाग से हुई है, लेकिन आप लोगों ने क्या किया सर, इस बात का तो जवाब दीजिए ना। तो जो रिपोर्ट आई पिछले 5 सालों में क्या किया, हमने भी उसको स्वीकार किया। अगर पिछले 5 सालों में क्या किया आपने? और ये ज़्यादा चाहिए था कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जो ज़मीन थी ऑर्डिनेंस को ऑब्जेक्शन करना चाहिए था टाइम से पहले। आज तो जरूरत इस बात की है कि इस परिवार को कर रहे हैं आप, जरा पूरा पीछे भी चले जाइए। दे करके जब आपकी सरकार थी, दूसरी जगह जब आपकी सरकार थी, क्या राजनीति करने से फुर्सत नहीं मिली कांग्रेस को? नहीं, हम आपस में ही आप लोग उलझते रहे। क्या इस और भी थोड़ा ध्यान दे दिया होता सर आप लोगों ने? विकल्प तो ये है कि अगर भूल चूक हो गई है, कोर्ट का मैटर लंबा चलेगा, इसलिए इस परिवार को पूरा मुआवजा दे करके एक एक चीज का हिसाब दे करके उसको। लेकिन बलवीर जी ऐसी जगह को ही चिन्हित क्यों किया गया, ये तो बता दीजिए। और अगर ये चूक बलवीर जी ऐसी जगह को ही क्यों चुना गया, विचार के उनको ऐसी जगह को ही क्यों चुना? बलवीर जी जवाब दीजिए सर। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि हमारी सरकार ने तो एक सम्मान के रूप में जो है शहीद को जमीन अलाउड की है। और सवाल पूछ रही है सुरेशी देवी जी, सवाल पूछ रही है यहाँ पर, जरा सवाल सुन लीजिए। बलवीर जी एक मिनट सर रुक जाइए प्लीज। बलवीर जी एक मिनट रुक जाइए, सवाल पूछ रही है यहाँ पर शहीद की माता जी। जमीन को बताइए सरकार को कि जमीन कहाँ पर उपयुक्त है जो इनको दे सकते। ठीक है एक मिनट जवाब सुन लीजिए। जब सरकार ने मेरे को जमीन अलॉट कर रही थी, इतने लफड़े की जमीन क्यों दे रही मेरे को? जब इतना लफड़ा मेरे को वहाँ कोर्ट में खींच दिया। 2 साल 3 साल से सरकार ने मेरे को जमीन अलॉट कर रही, शासन से वहाँ से। अब इतनी बुढ़े माता को कहाँ भटकेंगे? लड़का मेरा अपने नौकरी पर रहते, एक लड़का है मेरे साथ किराए में रहे थे। मैं यहाँ रायपुर में 7-8 हज़ार वहाँ किराए दे रहे। जब मैंने मकान बना दिया, मेरे को मकान से कोई जड़ से उखाड़ेंगे मेरे मकान को। मैंने वहाँ अपने सब कुछ बर्तन वर्तन धर दिए, खाने के धर दे, सब कुछ राशन पानी धर दिया, गैस सब में वहीं पर खाना बना रहे। और मेरे जड़ उखाड़ रही वहाँ पर। बलवीर जी जवाब दीजिए। देखिए वो बात से मुझे भी दर्द हो रहा है, इनके दुख को देखे, इनकी तकलीफ जो हो रही है इनको।
हम चाहते हैं कि ये सरकार, वर्तमान सरकार, इसका निस्तारण जल्दी से जल्दी करे और इस परिवार को सांत्वना दे। हमारी पूरी संवेदना पूरा इस परिवार के साथ में है कि इनको जल्दी न्याय मिले और ये इस तरह से उनको अपमानित न होना पड़े। सुरेश जी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर ये पॉलिटिकल बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं और उम्मीद तो हम करते हैं, लेकिन आप भी जिस तरीके से उम्मीद बांधे बैठी है, ये समझना चाहेंगे कि 2002 में जिस तरीके से पूरी घटना सामने आई, उसके बाद 2004 में आपने अपने बेटे को खो दिया, उसके बाद का दौर किस तरीके का रहा, किस तरीके से आपने अपनी जिंदगी को जिया, किस तरीके से क्या कुछ पड़ाव थे जिंदगी में, वो जानना चाहेंगे। बेटा उसका पिताजी भी 65 साल की उम्र से में उस दिन के गुजर गए। उस दिन से सारा मेरे बच्चा छूट गए। मैंने कैसे अपनी उम्र गुजारी। जब मेरे लड़का बोले मैंने माँ जी मैंने तो फौज में जाना, मैंने देश की सेवा में जाना, तो बोल क्या वो यादें आपकी बेटे की, और क्या वो कुछ आखिरी बात जो उसने आपसे की हो? आखिरी बात क्या, वो ना बेटा ना मेरे को बेटे के वही न्याय वहाँ बुलाए, मेरे को गुजरात बुलाए, मेरे बेटे पर वहाँ कुछ वो नहीं है उसकी कि मेरी माँ आई कि नहीं आई यहाँ पर, जब वहाँ गोली लगी। कितना याद करती हैं आप अपने बेटे को सुरेश जी? क्योंकि हम समझ सकते हैं एक माँ का दर्द क्या होता है। कितने याद करती, जब मेरे लोग आते घरों में, मैं कह रही कि मेरे बेटे भी घर आएंगे, जिंदा रहेंगे, मेरे बेटे घर आए मेरे सामने। उत्तम जी, क्योंकि एक भाई का अपने भाई से बहुत ही ज्यादा करीबी रिश्ता होता है, आपसे समझना चाहेंगे किस तरीके का वो दौर रहा जब आप अपने भाई को खो दिए? भाई को खोने का मुझे बहुत बड़ा दर्द है, क्योंकि मैं बेरोज़गार था और मेरी एक छोटी सी दुकान थी और मैं उस दुकान को चला रहा था। मेरा भाई बोलता था कि भाई तू ऐसा मत सोचना कि तू बेरोज़गार है, तेरे लिए किसी चीज़ की कमी नहीं करूँगा मैं। मेरे लिए कपड़े जूते सब कुछ लाता था। मेरी शादी भी हो गई थी, तब भी मैंने ये नहीं सोचा मैं बेरोज़गार हूँ। मैं जब वो बेचारा वहाँ कोमा में रहा, मैंने 2 साल तक उसका नहाना धोना, एक्सरसाइज, मालिश वगैरह सब कुछ की। कम से कम 17 महीने हम गुजरात में रहे, किन कर 24 घंटा एसी में रहे। सोना हराम हो गया था, हमारा खाना हराम हो गया था। कई चीज़ें डॉक्टरों ने कहा, आप बोले इससे पहले आप बीमार हो जाओ, आप कभी कभी बोला आप चेंज करो, तो लेकिन हम नहीं कर पाते थे। पर फिर भी हम थोड़ा सुबह नाश्ते के टाइम पे बाहर जाते थे, फिर वहीं बैठ जाते थे। तो ऐसा होता है कि डॉक्टर ड्यूटी पे होते हैं, कोमा का पेशेंट है, गले में वो बन जाता है, इसकी क्या बोलता है, सेक्शन के पानी जम जाता है। तो अगर उसमें पानी जम जाता है तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन बंद होने से पेशेंट ख़त्म भी हो सकता है। तो इस दौरान हम रात में सेक्शन करते, एक्सरसाइज, मालिश करते, तकिया लगाते, कभी इधर पलटाते कभी उधर पलटाते। इस तरह से हमने उसको कम से कम 640 दिन तक कवर किया। लेकिन 2002 में जब हम दिल्ली 2003 में हम दिल्ली 2003 में अक्टूबर में हम उसको दिल्ली लाए। तो 7 महीने दिल्ली एम्स में रहा और 2004 में वो केवल, जब कांग्रेस की सरकार है तो केवल 7 दिन ही जिंदा रह पाया। क्योंकि अब क्या बोल सकते हैं आप, अब वो डॉक्टर ने कहा इसका ये हार्ट में दिक्कत आने बैठ गई, इसमें दिक्कत आने बैठी, इसमें दिक्कत आने बैठे। उसके बाद तो वो तो 19 मई को वो ख़त्म हो गया। उसके बाद उस समय तक आडवाणी जी गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा कि जहाँ इनका शहीद का गांव है उनको गांव पहुंचा दो और वहीं पर उनका अंतिम संस्कार करना। उसके बाद गांव में लेके कहीं हमारे भट्ट जी विधायक जी हैं, कई स्थानीय नेता है, पुलिस है, प्रशासन है, गढ़वाल स्कॉट है। और उस दिन अंत्येष्टि नहीं हो पाई क्योंकि रात हो गई थी। फिर हमारे यूनिट के जो सूबेदार मेजर साहब थे, कर्नल साहब थे, उन्होंने श्रीनगर से बर्फ़ मंगाए और बर्फ़ में रात वहीं नीचे गढ़वाल स्कॉट का एक ग्रुप रहता था, फिर वहीं रखा। फिर उसकी सुबह वहाँ फील्ड में लाया, उसको गार्ड ऑफ सलामी की सारी सेना वहाँ पे आई और उसके बाद उसको वहाँ से अपने गांव में ले गए, वहाँ उसकी अंत्येष्टि हुई। लेकिन हमें अपने भाई का आज भी इतना दुख होता है क्योंकि हम सब भाई में सबसे बुद्धिजीवी, इंटर साइंस, बहुत क्या करें। अब ऐसे होते कि बेरोज़गारी मजबूरी ऐसी चीज़ होती है कि पैसा होता है तो अगर बुद्धि है तो पैसा भी है,
अगर पैसा है तो बुद्धि है तो पर आदमी आगे बढ़ने की कोशिश करता, पर लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ कंडीशन था नहीं कि हमारी ताऊ उसी थे, हमारे 12-14 आदमी का परिवार था, तो हम नहीं इतना पढ़ नहीं पाते थे, तो हमने उसको कर्ण विभाग से BA करवाया। BA करने के बाद वो 1999 में वो भर्ती हो गया था। 1999 में भर्ती के बाद वो गढ़वाल स्क्वाड में था। इस दौरान उसने बेलगांव कमांडो कोर्स किया। कमांडो कोर्स करने के बाद वापस यूनिट आया। यूनिट के बाद 1999 सन 2000 में फिर यहाँ वो कारगिल में भी रहा। वहाँ पे वो इंटेलिजेंस में रहा। उसमें उसने 5-6 आतंकवादी मरे, उसके फोटो वगैरह सब वो लेके आया कि माँ मैं इंटेलिजेंस में था और मैंने इतने आतंकवादियों को वहाँ पे मारा है। उसके बाद वे अपने यूनिट वापस आए। यूनिट से फिर क्या होता है कि सरकार की तरफ से वैकेंसी आती है NSG में इन्वॉल्व होने के लिए, फिर वो NSG के लिए वॉलंटियर हो गए, फिर NSG में गए। NSG में वो वैसे तो वो स्काई मार्शल की ड्यूटी में थे, पर लेकिन ऐसा होता है फौज के दौरान कि ऐसा नहीं होता कि मैं इस ड्यूटी को करके आ रखा हूँ तो मैं अभी ये काम नहीं करूँगा। तो ऐसा होता है, इसके 2 ग्रुप होते हैं, एक अलर्ट होता है, एक रेस्ट होता है। तो रेस्ट में उस समय अब ये पता नहीं चलता है कि कब क्या हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। सुरेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जब एक बेटा कहता है कि माँ मैं सेना में भर्ती होना चाहता हूँ, मैं सेना में जाना चाहता हूँ, तब उस वक्त का दौर कैसा रहा? क्या आप उसके लिए सहमत थी? क्या सहमति कर बेटी, उस दिन फोन नहीं है, कुछ नहीं कि मैं लेटर से उस दिन फोन नहीं है। अब तो लोकारे फोन हो गई। उस दिन मैं कह रही कि मेरे बेटे की कब लेटर में कब खबर आएगी, कैसी हुए क्या हुई। मेरे को उस दिन वही नहीं है कि कब मेरे बेटे की लेटर आएंगे घर में। जब मैं वहाँ मेरे बेटे वहाँ दिल्ली बुलाएंगे तो उस दिन मेरे बेटों ने मैं वहाँ दिल्ली बुलाए। मैं दिल्ली गई, वहाँ से मेरे बेटे उस रात को ख़त्म हो गए। उस दिन उनको मैं जहाज में लाए, वहाँ से हेलीकॉप्टर में गोचर में लाए जहाज। महेंद्र भट्ट जी, जिस तरीके से यहाँ पर परिवार परेशान है और ये उम्मीद करता है कि इंसाफ मिले, अब यहाँ पर जिस तरीके से कोर्ट के चक्कर लगाने की बात कही जा रही है, क्योंकि कोर्ट में पूरा मामला चला गया है। मैं तो कोर्ट में नहीं जाएंगे, जो कुछ करेंगे मैं बुढ़ा माता को मैं अब कोर्ट में नहीं जाऊंगा। जो कुछ वो अब सरकार करेंगे वो सरकार जाएंगे वहाँ कोर्ट में। जिसने मेरे को लफड़ा वाली जमीन दिया उस सरकार जाएंगे कोर्ट में, मैं तो नहीं जाऊंगा। महेंद्र भट्ट जी, जवाब दीजिए। उम्र नहीं है मेरे कोर्ट में जाने के लिए। वीरों की भूमि है, वीर माताएं इस राज्य में हैं। जब ये अपने दुख को प्रकट कर रही थी, निश्चित रूप से सबकी आंखें नम होना स्वाभाविक है और निश्चित रूप से हम सब इनकी भावनाओं की कदर करते हैं। सरकार उस व्यक्ति को ला नहीं सकती है जो शहीद हो गया, लेकिन ये सत्य है कि ऐसे परिवारों के प्रति सरकार की संवेदना झलकनी चाहिए। इसीलिए और जो परिस्थितियाँ पूर्ववर्ती सरकारों में थी उसका बहुत चेंज, अटल जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन और सैनिकों के सम्मान के क्षेत्र में आया है। चाहे अभी 7वां वेतनमान का विषय हो, सारे विषय, उन विषय की चर्चा मैं इस अवसर पर नहीं करना चाहता हूँ। इतना मैं, जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि हम इनको विश्वास दिला रहे हैं क्योंकि ये गलती सरकार स्तर पर हुई है, प्रशासन स्तर पर हुई और आज की तारीख में सरकार के अंग हम हैं। मैंने जैसे शुरू में कहा कि निश्चित रूप से किस आधार पर दी गई, क्यों दी गई, अगर विवादित भूमि थी तो क्यों उसको इनके नाम अलॉट किया गया। लेकिन ये भी सत्य है कि इनके पास अलॉटमेंट का दस्तावेज है। ये भी कोर्ट में अगर कोई दूसरी पार्टी गई है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री गई है, तो इनके पास भी सरकार का एक पक्ष, एक राज्य की सरकार के साथ खड़ी है और निश्चित रूप से सरकार को अपना पक्ष रखना पड़ेगा। अगर सरकार पक्ष रखने में नाकाम सिद्ध होती है तो ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई निश्चित कोर्ट करेगा। इसलिए इनको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। तैयार नहीं है कोर्ट जाने के लिए। हम इनको, मैं कह रहा हूँ, मैंने शुरू में कह दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि वो सैनिक परिवार से बिलोंग करते हैं और आज के हर चैनल का समाचार का सारा इनपुट उनके पास जाता है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ इनको जाने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार इनकी मदद करेगी, सरकारी वकील का लड़ाई लड़ेंगे। और मैं दूसरे पक्ष में कह रहा हूँ, जिस बात पर आपने ध्यान देने की आवश्यकता है, सरकार, राज्य सरकार को अपने पक्ष को मजबूत रखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत से अधिकारी सस्पेंड होंगे। बलवीर रावत, बहुत से अधिकारी सस्पेंड होंगे, आपको दावे कह सकता हूँ। बलवीर रावत जी, रीना जी, अभी भट्ट जी जिस तरह से कह रहे हैं, सरकार से इतने जल्दी तो उम्मीद नहीं है क्योंकि और कई भी मामले हैं कि ये जुमलों की सरकार है। लेकिन आप लोगों ने ऐसी गलती क्यों की? बलवीर जी, जवाब दीजिए ना इस बात का। हुई है उसको तुरंत सुधार करके। बलवीर जी, गलती ऐसी क्यों की सर आपने?
देखिए ये तो कांग्रेस ने ऐसी क्यों गलती अब की? सुधारनी पड़ेगी। अब देखिए विभागीय स्तर पर अगर ऐसी चूक हुई है राजस्व विभाग से, अगर चूक हुई है तो उसमें सुधार की गुंजाइश है और किया जाना चाहिए। फिलहाल तो इस परिवार की है, जिस परिवार की पीड़ा को हम अभी सुन रहे हैं और देख रहे हैं, तो इसके लिए समाधान तलाशना पड़ेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी की ये डबल इंजन की सरकार अगर शहीदों के प्रति इतना सम्मान देने के लिए इस मसले को जल्दी नहीं सुधारती है तो पूरी भारतीय सेना का, पूर्व सैनिकों का, इस देश की जुमलों की सरकार से विश्वास हट जाएगा और हटना तय है। ठीक है, केडी सिंह जी फाइनल कमेंट। जी, जहाँ तक आप उत्तराखंड आप राज्य के देखेगा, एक सैनिक बाहुल्य स्टेट है जी। यहाँ से तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा सैनिक सेना में आज सर्विस कर रहे हैं और इसी प्रकार मेरे ख्याल से करते रहेंगे और अपने को गौरवान्वित फील करते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार की अपेक्षा होती है उनकी तो उन पर क्या गुजरेगी और उनके परिवारों के क्या हाल होंगे कि अगर उनका एक सपूत आज जो बॉर्डर में है या कश्मीर में है या कहीं और है और उसको शहादत मिलती है, अगर उसको तो उनका क्या हश्र होगा, क्या उनको भी इसी प्रकार का ट्रीटमेंट मिलेगा? ये हमारे प्रशासन को सोचना है। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, इसको सियासी रंग ना दीजिएगा। जहाँ तक जाति तौर पे है, चाहे कोई भी पार्टी पावर में आई है, सब इसके प्रति जागरूक हैं। जहाँ पर भी त्रुटि हुई है, सिर्फ हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि त्रुटि का जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए और परिवार की जो समस्या है इसको दूर किया जाए। और समस्या जैसे कि अभी परिवार ने खुद कहा कि उनको इस कोर्ट के पचड़े में न डाला जाए और जहाँ तक उनको जो भी आपने मुआवजा देना है कहीं और निर्विवादित मुआवजा दिया जाए। ठीक है, सुरेशी जी, क्या अब आप आश्वस्त हैं जिस तरीके से यहाँ पर महेंद्र भट्ट जी ने कहा है कि मदद देगी सरकार, क्या आश्वस्त हैं आप? ठीक है बेटी, मदद देंगे सरकार तो अच्छी बात है। वो लफड़ा वाली जमीन तो नहीं चाहिए मेरे को। जिस दिन उसको जमीन दे मेरे को कि क्यों दे मेरे वो लफड़ा वाली जमीन। आमी बूढ़ी माता को इतना भटक रही है, ऑफिस जा रहा है, इतना बूढ़े माता कहाँ जाएंगे? न मैं गाड़ी में चढ़ रही, मेरे पैर पर दर्द हो रहा है, कहाँ जाएंगे मैं बूढ़े माता को? ठीक है, उत्तम जी, आश्वस्त हैं आप? हाँ जी, अस्वस्थ तो हैं, पर लेकिन यह है कि अगर कोर्ट हमारे साथ, हमारे पक्ष में, सरकार हमारे पक्ष में, मैं केंद्र सरकार से भी अनुरोध करता हूँ कि आप ये जो जमीन रक्षा मंत्रालय की बता रहे हैं, सुरजन सिंह भी रक्षा मंत्रालय का ही आदमी था और शहीद है। अगर रक्षा मंत्रालय विवाद करता है तो ना करे। क्यों कि चाहे जमीन रक्षा मंत्रालय की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, किसी गवर्नमेंट की हो, एक शहीद का सम्मान रखते हुए उसको उसी जगह पर रहने दिया जाए, नहीं तो ये मसला बहुत ऊपर तक जाएगा और इसको ऐसा न होने दे। शहीद का अपमान देश का अपमान है और लोगों की उम्मीदें उठ जाएगी शहीद होने से। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो उम्मीद भी हम यही कर रहे हैं कि जैसा कि बीजेपी सरकार कह रही है कि हम मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाएंगे, लेकिन परिवार जो है यहाँ पर कोर्ट जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि परिवार लंबे समय से इंसाफ की मांग कर रहा है, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन अब देखना होगा कि सरकार इस पर कितनी जल्दी कदम उठाती हुई नजर आती है।